गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 की शुरुआत करेंगे और इसमें हम शुरू कर रहे हैं, हर चीज़ बताएंगे आपको कि फिजिक्स, बेसिकली हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे इस क्लास में और ए टू जेड शुरू से सारी चीज़ें करेंगे जो आपको नीट जेईई में पूछी जाती है। हर चीज़ लेक्चर वाइज लेक्चर करेंगे हम सारी चीज़ों को। और साथ ही में हम सबसे पहले शुरू करने से पहले हम ये बताएंगे कि चीज़ों को शुरू कैसे करना है, थ्रू आउट द ईयर कैसे पढ़ना है पूरे साल, ठीक है। क्योंकि एक फाउंडेशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो वो फाउंडेशन बनाना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो उस फाउंडेशन के लिए हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, किन किन चीज़ों को, ठीक है। और उसके बाद से फिर हम चैप्टर शुरू करेंगे और फिर लेक्चर कंटिन्यूअस थोड़ा थोड़ा करके सारा चैप्टर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं क्लास 12 में 11th में तो आप लोग सारी चीज़ें पढ़ के हैं। बेसिकली उसमें क्लास 11th में आप मैकेनिक्स पढ़े होंगे, फिर से हीट पढ़े होंगे, थर्मोडाइनमिक्स पढ़े होंगे, वेव ऑसिलेशंस पढ़े होंगे, वो हो गया अच्छे से। अब 12th में आपको बेसिकली दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप उसमें एक तो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ने वाले हैं, एक मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक साइड पढ़ने वाले हैं, फिर ऑप्टिक्स का सीरीज आएगा आपका और फिर मॉडर्न फिजिक्स आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि हम पढ़े कैसे, ठीक है। क्योंकि इस जब आप 12th में जाएंगे ना तो आपके मन में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि हम शुरू कैसे करें, थोड़ी कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप होगी, थोड़ा यहाँ से पढ़ रहे हैं, थोड़ा वहाँ से पढ़ रहे हैं। तो एक सिस्टमेटिक वे में अप्रोच बहुत जरूरी होगा, ठीक है। तो उसके लिए बेसिक तीन चार चीज़ों का ध्यान रखिएगा और इन तीन चार चीज़ों का ध्यान आपको पूरे साल भर रखना है, ठीक है। इसमें कोई बेईमानी नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि हम बता रहे हैं आपको कि सबसे पहले आपको देखना है कि आप जो नोट्स बनाते हैं वो एकदम परफेक्ट बनना चाहिए। योर नोट शुड बी टू मच परफेक्ट। मतलब समझिए कि आपका ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये खराब हुआ तो आपका सब कुछ खराब हो जाएगा। क्योंकि आप शुरू से जितना पढ़ रहे हैं वो आपका अपना वही नोट्स दिखाएगा। एग्जाम के टाइम में आप किताबें नहीं खोलने जाइएगा, आप अपने नोट्स को ही खोलने जाइएगा। तो नोट्स एकदम परफेक्ट होना चाहिए आपका। आप जो भी पढ़ रहे हैं, जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, अपने खुद से पढ़ रहे हैं, एक ट्रैक पकड़ लीजिए और नोट्स अपना एक तरीके से बनाइए। नहीं कि इलेक्ट्रोस्टैट का यहाँ से एक नोट्स बनाए, वहां से नोट्स बनाए, ऐसा नहीं करना है। आपको हर जगह एक जगह से पढ़ना है और फिर अपने से एक समराइज वे में एक नोट्स तैयार करते चलना है जो आपका अपना होगा। नोट्स एकदम अच्छे से बनाना है। उसके बाद से आप एनसीईआरटी को तो साथ ही रखते हैं। एनसीईआरटी तो सारे सब्जेक्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को तो हॉबीज की तरह पढ़िए, ठीक है। और एनसीईआरटी के अलावा जो कोई एक बुक आप पढ़ सकते हैं, जैसे हम आपको बोल रहे हैं कि डीसी पांडे पढ़ सकते हैं, कोई एससी वर्मा पढ़ता है, कोई रेशनिक खैड़ा पढ़ता है, तो अपने चॉइस से जो बुक आपको ज्यादा अच्छे समझ में आता है उसको उठा लीजिए और पूरे साल इसी बुक को आप पढ़ने वाले हैं। ये नहीं कि अभी डीसी पांडे उठाए थोड़ा टफ लगने लगा तो एससी वर्मा उठा ले, नहीं। हर बुक की एक अपनी पैटर्न होती है हर राइटर की लिखने की। तो बेसिकली एक बुक उठाइए और पूरी साल भर उसको फॉलो करिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सब अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो अब नोट्स हो गया, एक डीसी पांडे हो गया और एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही है। उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या पढ़ रहे हैं, कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। आप मान लीजिए नोट्स अच्छे से बना लिए, बुक भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये कैसे पता चला कि आप उस एग्जाम के लिए कितनी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। वो उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताता है। इसके लिए कोई बुक आपको तो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन एक बुक जो सबसे अच्छा है वो है एक अरिहंत का आता है चैप्टर वाइज। अरिहंत चैप्टर वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की तीनों की पतली पतली बुक आती है। इसमें क्या है ना कि हर चीज चैप्टर वाइज दिया हुआ है। ऐसा मानिए आप फिजिक्स का खरीद रहे हैं तो इसमें सारे चैप्टर्स हैं। 12th का अलग, मतलब 11 12 का इसमें साथ ही आता है, एक ही बुक में आता है। तो मानिए इलेक्ट्रोस्टैट आप खोले तो इलेक्ट्रोस्टैट में अभी तक जेई मेन में या जेई एडवांस में जो भी आप खरीदिएगा कितने सारे क्वेश्चन पूछेगा वो एक जगह आपको मिल जाएंगे। तो आप मानिए नोट्स बना लिए, डीसी पांडे पढ़ लिए, उधर एनसीईआरटी अपना पढ़ लिए, तो फिर आप खुद को चेक करेंगे तो उस बुक को उठाए और उसके क्वेश्चंस को लगाए। हमसे लग रहा है अच्छा लग रहा है, कुछ नहीं भी लगेगा लेकिन मैक्सिमम लगेगा। तो इससे क्या होगा, अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगा। और ये जब बनेगा ना तब लगेगा कि हाँ ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, ठीक है। डायलेमा एकदम नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस पूरा हो जाएगा। उसके बाद से सबसे ज्यादा चीज, सबसे ज्यादा बोल लीजिए आप, एवरीथिंग। इन सारे चीजों के बाद इन सबका हेड कहिए इसको, रिवीजन, ठीक है। जो अक्सर कोई नहीं करता है, ठीक है। तो रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में। तो रिवीजन
आपको इतना ज्यादा करना है कि जितनी चीजें आप पढ़े हैं सारी चीजें एकदम टू द कंठस्थ हो जाए, एकदम पूरी तरह से कंठस्थ। ओके, तो रिवीजन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लाख कुछ भी कर ले, अगर रिवीजन नहीं करेंगे ना तो आप पढ़ी हुई चीजों को भूल जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े, मैग्नेटोस्टैटिक्स में गया, तब तक सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक की चीजें गोल हो जाएंगी। मतलब आप कोई न्यूमेरिकल लगाए हैं, अगर उसकी बार बार मतलब बहुत बार रिवीजन, इतना ज्यादा कि मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। जब पढ़े उस समय तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, मतलब बार बार नंबर ऑफ रिवीजन ज्यादा होने चाहिए। हाँ, जैसे ऐसा लगे कि हाँ चीजें बहुत अच्छे से कंठस्थ होगी तो आप चीजों को कम कर सकते हैं, कम रिवीजन करके जो नई चीजें पढ़ रहे हैं उनको फिर रिवाइज करना। तो एक प्लानिंग रिवीजन की होनी चाहिए कि फिलहाल जो नई चीजें पढ़ रहे हैं उसकी रिवीजन एकदम अच्छे से कर रहे हैं, और फिर जैसे जैसे चीजें थोड़ी पुरानी हो जाएंगी, जो नई चीजें आएंगी उनको ज्यादा पढ़ेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम कर देंगे। रिवीजन हमेशा सालों भर चालू रखना है। ठीक है, रिवीजन नहीं करने से अच्छे अच्छे दिग्गज लोग भी कमजोर हो जाते हैं अपनी चीजों में। ठीक है, तो और अगर अपनी टैलेंट में आप प्रवीण रहना चाहते हैं, ऊंचाई पे रहना चाहते हैं, तो चीजों को रिवाइज करना सीखिए। रिवीजन से ऐसा नहीं है कि आप ऐसा लगे कि एक ही चीज को बार बार क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, रिवीजन की खास बात ये होती है ना कि अगर आप किसी भी चीज को बार बार रिवाइज करते हैं ना, तो उस चीज में से आपको कुछ नया निकल के मिलता है। उसी चीज में जो आप बार बार पुरानी चीजों को पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ नया कॉन्सेप्ट आपको निकल जाएगा। जैसे एनसीईआरटी की बुक है, उसको देखिए 10 बार पढ़ के देखिए 10 बार नई चीजें मिलेंगी। यही खास बात है इस रिवीजन की। तो रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर जब रिवीजन आप कर लेते हैं तो एक टेस्ट सीरीज दे दीजिए। आजकल तो इतने सारे टेस्ट सीरीज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो आप आराम से एक टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। अब टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पे दे दीजिए, चैप्टर वाइज भी टेस्ट सीरीज मिलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैट का टेस्ट सीरीज दे दी, तो आप नोट्स पढ़ लिए, डीसी पांडे पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लिए, चैप्टर वाइज रिवीजन तो करना ही है, और एक टेस्ट सीरीज भी दे दी। एक टेस्ट सीरीज मात्र दे दीजिए। लास्ट में जब ये सारा चारों हो जाए तब एक टेस्ट सीरीज दे दिए। इससे क्या होगा ना कि उस चैप्टर में फिर आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपकी कॉन्फिडेंस इतनी ज्यादा बिल्डअप हो जाएगी कि जो चीज आप नहीं भी पढ़े होंगे ना, एक आध दो चीज, वो भी आप कर लेंगे। आपकी एबिलिटी इतनी डेवलप हो जाएगी। पता है, जिंदगी में कोई भी आप जंग लड़ते हैं ना, तो उसकी आधी जीत तो आपके हौसले से होती है। अगर हौसला मौजूद है 75% आप जीत चुके हैं, 25% की लड़ाई लड़नी है। ठीक उसी तरह पढ़ाई भी है। कॉन्फिडेंस अगर गेन हो गया तो अगर 10 क्वेश्चन बना ले रहे हैं आप और 2-3 क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है ना, तो वो भी कॉन्फिडेंस इतना अच्छा रहेगा कि आप बना सकते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस ये इसी रास्ते पे चलने पे होगा। पहला ये है सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी ये है, तीसरा सीढ़ी ये है, चौथा सीढ़ी है और पांचवा सीढ़ी है। इसे फॉलो करना है पूरी लाइफ, लाइफ नहीं, पूरी साल भर आपको इसको फॉलो करना है। ठीक है, ये नहीं कि फिर कोई दोस्त मिला उसे फिर जी का मॉड्यूल इसमें ऐड कर लिए या किसी आकाश का मॉड्यूल इसमें ऐड कर लिए। तो आपको जो ऐड करना है वो आपको शुरू में ही ऐड करना है। आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ और ऐड कर ले तो आप करिए, लेकिन लिमिटेड चीजों से पढ़िए। अपने रिसोर्स को लिमिटेड करके बिना लालच के पढ़ाई करिए। हम इतना ही पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे यार। ज्यादा पढ़ने से क्या मिलने वाला है? पढ़िए, आपके पास वक्त है तो जितना पढ़ना है पढ़िए, लेकिन पहले एक जो पैटर्न है वो तो अच्छे से फॉलो होना चाहिए ना, कि वो भी अच्छे से नहीं, ये भी अच्छे से नहीं। और यही होता है, हम जब 12th में थे खुद हम ये गलती की है, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि थोड़ा कुछ और एडअप कर लो। इसमें क्या होगा ना कि जहां दिखेगा ना कि थोड़ा सा इस कोचिंग का स्कोर अच्छा है तो थोड़ा सा इसका ही कुछ ऐड कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको कि इस कोचिंग का भी ऐड कर ले। इस उम्र में होता है ऐसा कि जैसे मेरा दोस्त इसमें पढ़ रहा है फिजी में, थोड़ा सा इसका मॉडल देखा, इसके तो क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे हैं, इसमें से कुछ लगा लेते हैं। अरे यार क्यों लगाना है, अब जब इतना कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं टैली करेंगे आपसे। ठीक है, तो ये एकदम मान लेना है कि कुछ भी नया मिलेगा हम नहीं लेंगे, मेरे पास जितना है उसमें खुश हैं, संतुष्ट हैं। लिमिटेड रिसोर्स से पढ़ाई करेंगे बिना लालच के, और देखिएगा यकीन मानिए 1 साल बाद ये चीज आपको कहाँ पहुंचाएगा आपको अंदाजा तक नहीं है। ठीक है, तो ये चीज, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ये पांचों। और सारे चैप्टर्स के लिए इसी तरह पढ़ाई करें। हम तो कहेंगे कि सारे सब्जेक्ट के लिए ऐसे पढ़ाई करिए, बस अपनी बुक बदल लीजिए लेकिन पैटर्न यही रखिए पढ़ने का। ठीक है, अब ये चीजें हो गई पढ़ने की, ये फाउंडेशन है आपका, ये बताएगा कि आपकी रणनीति आपके एग्जाम के लिए कैसी है। ठीक है, बाहुबली मूवी देखे हैं, सेना उसकी छोटी रहती है लेकिन काल्की के सेना से कैसे भिड़ जाता है, उसकी रणनीति अच्छी रहती है, युद्ध नीति अच्छी रहती है। ठीक है, तो ये वैसा ही है। ये भले ही बहुत बड़ा एग्जाम है ये वो है, लेकिन अगर आपकी नीति अच्छी रहेगी, उसके प्रति आपकी जो रणनीति है वो अच्छी रहेगी, तो उससे क्या होगा ना कि चीजों को बड़ी आसानी से आप पालेंगे। तो ये एक फाउंडेशन है, जो स्टेप है, जो सीढ़ी है, आपको हर चैप्टर के लिए ऐसा फॉलो करना है। इसको मत डिस्टर्ब करिएगा। शुरू में एक बना लीजिए और पूरे साल भर उस पर चलिए। बीच में जहां फ्लक्चुएट हुए, जिस दिन फ्लक्चुएट हुए, आपकी डिक्लिनेशन उसी दिन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो उस तरह से नहीं काम करना है, इसी को फॉलो करना है। ये रहा आपका फाउंडेशन, कैसे पढ़ना है, क्या चीजें पढ़नी है। और आगे जैसे जैसे चीजें लेक्चर्स आएंगे, कुछ नया होगा तो आपको और एडप्ट करते जाएगा। ये बेसिक था, इसी तरह से आपको फॉलो करते रहना है।
अब देखते हैं कि कैसे पढ़ाई करना है, और सॉरी अब क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें देखते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं कि ट्वेल्थ में हमारा जो पहला चैप्टर है, ठीक है, हम 11th की भी चीजों को पढ़ेंगे लेकिन ट्वेल्थ के बाद, ठीक है। सारे लेक्चर्स आएंगे टू जेड प्रोपर वे में आएंगे, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना है कि ये छूट रहा है वो छूट रहा है, सब कुछ होगा और एकदम अच्छे से प्लेलिस्ट में आपको सारी चीजें मिलेंगी। आपको बस चीजों को इसी जो भी हम प्रीवियस स्टेप्स पढ़े उनकी तरफ फॉलो करते जाना है। 11th की चीजों, 12th की चीजों, सारी फिजिक्स की चीजों को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलिए अभी 12th में है जो बच्चे, तो उनका जो पहला चैप्टर है वो ध्यान दें। तो वो पहला चैप्टर उनका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। याद रखिएगा ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि ग्रेजुएशन, एमएससी आप करने जा रहे हैं या बीटेक, कभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। हर जगह इसका रोल आपको मिलेगा। इवन 12th में ही जैसे आप उसमें थे वेक्टर पढ़े थे, यूनिट एंड डायमेंशन, उसका पूरे फिजिक्स में रोल है, वैसा ही चैप्टर ये है। इलेक्ट्रोस्टैट अगर अच्छे से समझ में आ गया तो हर चीज आसान लगने वाला है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देगा पूरी आगे की चीजों के लिए। लेकिन अगर ये खराब हुआ ना तो मैग्नेटोस्टैट्स खराब हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं समझ में आएगा, मतलब चीजें फिर रटने जैसी हो जाएंगी। और ये समझ में आएगा तो यकीन मानिए चीजें बहुत अच्छे समझ में आने वाली है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, एकदम एकदम आराम से। अगर आप कंसिस्टेंट पढ़ाई करते हैं ना तो याद रखिएगा बड़ी चीजों को बड़ी आसानी से आप पालेंगे। लोग क्या कर गलती करते हैं ना कि चीजों को देख के हाँप जाते हैं कि यार इतना है कैसे होगा हमसे। ऐसा नहीं सोचना है, सोच से सब कुछ कंट्रोल होता है। दिमाग को जैसा समझाइएगा ना वैसा ही शरीर बिहेव करता है। देख के सोचिए, बहुत आसान है, देखिए फटाक से हो जाएगा। वही बात है, हौसला मजबूत है तो 75% जंग आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। 25% के लिए आपको काम करना है। तो हौसला मजबूत करना है, अपने लक्ष्य को मजबूत करना है, कमिटमेंट खुद से रहना है कि हमको यही पैटर्न चल कर पे काम करना है, एकदम पैटर्न मजबूत होना चाहिए। तो लक्ष्य मजबूत रखिए, अपना कमिटमेंट मजबूत रखिए और सोच को मजबूत रखिए, ठीक है। तो लक्ष्य, कमिटमेंट, सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई के लिए आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई कीजिए, एकदम ये मंत्र की तरह याद रखिए कि कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई करेंगे, पेशेंस से पढ़ाई करेंगे, एकदम धैर्य रख के, ठीक है। और लगन लगा करके पढ़ेंगे, खुद से ईमानदार रहेंगे। आपकी पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आप पढ़ क्यों रहे हैं। इस क्यों का जवाब ढूंढिए, किसके लिए पढ़ रहे हैं? माँ के लिए पढ़ रहे हैं, पापा के लिए पढ़ रहे हैं, अपने गाँव के लिए पढ़ रहे हैं, किसी न किसी वजह से तो पढ़ ही रहे होंगे आप। तो इस चीज को आप देखिए, और जब ये पता चल जाएगा ना तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर उस क्यों का जवाब मिल गया, ठीक है, उस क्यों की जवाब ढूंढिए। खुद के सपनों के लिए हर कोई जीता है, दूसरों के सपनों के लिए जिए, अपने पिताजी के सपनों को पूरा कीजिए। देखिए कुछ भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो बड़े चीजों की जब तैयारी करते हैं तो मेंटली पढ़ाई तो जरूरी है, उसके साथ साथ मेंटली बूस्ट रहना बहुत जरूरी है, मोटिवेटेड रहना जरूरी है। और ये मोटिवेशन दूसरा जो टीचर पढ़ाया गाइड देगा वो आपको थोड़ा ट्रैक पर रखने के लिए दो चार बातें बोलेगा जो आपके दिल को छुए, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खुद के अंदर से वो मोटिवेशन आनी चाहिए। पिताजी मेहनत कर रहे हैं, वो दिन भर घर में भी गाँव में भी हैं अगर आपके पिताजी, तो खुली आंखों से सपना देख रहे हैं कि हाँ मेरा बेटा ऐसा कुछ करेगा, बताते नहीं है भले कुछ भी, लेकिन अंदर तो है ना, ठीक है। तो उनके लिए पढ़िए ना यार, ठीक है। क्या दुनिया में जितनी भी चीज आपको जो आज मस्ती मजाक लग रही है ना वो क्षणिक है, खत्म हो जाएगा एक वक्त के बाद। लेकिन ये चीजें जो आपको जिंदगी भर के लिए आपके साथ रहने वाली है, और यकीन मानिए बहुत ज्यादा खुशी देगी जिस दिन उनके चेहरे पे खुशी आई है आपके लिए, ठीक है। तो बस उनके लिए जिए, ठीक है। दुनिया से क्या मतलब यार, उनके लिए जिएंगे। जिस दिन उनका नाम ऊंचा होगा अपना सीना भी एकदम चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए और मेंटली मोरली अप रहिए, परिवार से कनेक्टेड रहिए, अच्छी अच्छी चीज़ों में रहिए, गलत संगत में ना रहिए, अपने परिवार से कनेक्टेड रहिए। हाँ, तो इसी तरह की मोटिवेटेड लाइन भी जरूरी है इंसान के लिए, आज की दुनिया में तो और ज़्यादा जरूरी है। तो कंसिस्टेंट, पेशेंस और लगन के साथ साथ पढ़ाई शुरू करिए अच्छे से। अब चलिए बात आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैट में देखते हैं कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैट में तो पढ़ना बहुत कुछ है, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, कुछ थ्योरम्स है, कुछ ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं। थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे, हम लोग पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है।
जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की, हाँ, और पढ़ते टाइम एक चीज और ध्यान रखिए, जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हैं ना फिजिक्स में, तो जैसे हम मानिए आपको इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में बता दिए, तो आप थोड़ा देर पॉज कर दे वीडियो को, या जब पढ़ लिए तो खुद से बैठ के सोचिए कि हाँ इलेक्ट्रोस्टैट ये होता था, ऐसे होता है, ऐसे होता है। अपने दिमाग को मतलब अपने तरीके से चीजों को बनाइए, तभी इसमें फिट होगा। और अपने तरीके से चीजों को अगर बना लिए ना, हम बताएंगे उसी तरीके से इसमें नहीं डालना है, अपनी तरीके से मोल्ड अप करके इसमें डालिए, ठीक है। तो उसका से चीजें लॉन्ग लास्ट आपको याद रहेंगी, ठीक है। और रिवीजन एकदम बहुत ज्यादा है। तो सोचिए चीजों को, थोड़ा टॉपिक पढ़ के हर 10-15 मिनट बाद खुद पे चिंतन कीजिए कि क्या पढ़े हैं, और उस पर एक अच्छे तरीके से दिमाग में फिट बैठे, फिर आगे बढ़िए इस तरह छोटे छोटे स्टेप्स बना करके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो फिजिक्स में खास बात ये है ना कि अगर आपको कोई भी वर्ड बड़ा दिखता है और उसका डिफिनीशन निकालना है, तो उस वर्ड को पहले छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दीजिए, खुद ब खुद डिफिनीशन दिखने लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्द से मिलकर के बना है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक्स मींस बचपन से आप जानते हैं एट रेस्ट होता है। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कुछ और नहीं, फिजिक्स का वो हिस्सा है, वो ब्रांच है जिसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ने वाले, और वो भी किस कंडीशन में, एट रेस्ट कंडीशन में, ठीक है। तो बेसिकली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को क्या कहते हैं कि फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट में होता है तो उसके इफेक्ट्स कैसे होते हैं, वो क्या क्या एक्सपीरियंस देता है हमें, उन सारी चीजों को जिस ब्रांच के अंदर में पढ़ते हैं उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो सिंपल भाषा में इसकी डिफिनेशन क्या बोलेंगे कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with electric charges at rest। चलिए इसको देखते हैं। The branch of physics which deals with electric charges एट रेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंडीशन कैसा होना चाहिए, एट रेस्ट होना चाहिए। ये बात हमेशा दिमाग में बैठिएगा, ठीक है। मोशन में जहां हुआ फिर तो ये खेल ही खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैट फिर आएगा ही नहीं रोल में। इलेक्ट्रोस्टैट में हर जगह आपको चार्ज सिर्फ रेस्ट में दिखेगा, कहीं मोशन में दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आप खुद से चिंतन करिए कुछ देर ताकि माइंड में फिट हो जाए। चलिए उसके बाद से आते हैं अगला स्टेप कि ठीक है हम समझ गए भाई चीजों को। अब यहाँ से क्या नया दिख रहा है, सारी चीजें आप समझते हैं। एक चीज नया आया, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में तो आप क्लास 9 से पढ़ रहे हैं, जब से वो कंघी वाला एग्जाम्पल देखे कि कंघी ऐसे ऐसा रब करके कुछ पेपर के बिट्स को उठा लेता है तो क्या तो वो चार्ज हो जाता है, बचपन से जानते हैं। लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी डीपनेस में देख लेते हैं क्या होता है, जितना आपके चीजों को आपको समझना है। तो वहां सारी जगह इलेक्ट्रिक चार्ज ही था, इलेक्ट्रिक। अब क्या होता है ये इलेक्ट्रिक चार्ज? तो देखिए जब साइंटिस्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तो वो देखे कि जो एटॉमिक लेवल पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो उसमें उन्होंने क्या देखा कि जो मासेज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कभी कभी रिपेल कर रहे हैं। तो वो फिर सोचे कि अच्छा ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि न्यूटन साहब जो कह के गए हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की सारी चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है विद सम फोर्स, ठीक है। तो हो सकता है इस कारण से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर रिपेल क्यों कर रहे हैं भाई, सवाल तो यहाँ आया। इसका मतलब कि मास के अलावा भी कोई ऐसा प्रॉपर्टी है मैटर का जिसके कारण ये रिपल्सन हो रहा है, और हो सकता है अट्रैक्शन में उसका कोई रोल हो। तो इन सब चीजों को देखते हुए बहुत जगह पे देखा गया, तो साइंटिस्ट के दिमाग में एक बात है कि हो सकता है कुछ नया चीज है वहां पे, और वो नया चीज क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज था। तो इलेक्ट्रिक चार्ज वहीं से समझ में आया, साइंटिस्ट जो भी थे, फिजिसिस्ट लोग थे, कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था, कि उनको यही समझ में आया कि मास के अलावा भी कोई चीज है जो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन में रोल कर रहा है। मास तो सिर्फ अट्रैक्ट कर सकता है एक दूसरे को, लेकिन रिपल्सन कहां से हो रही है, मतलब वहां कुछ नया है। और हो सकता है अट्रैक्शन में भी कुछ नया हो जाए, मतलब वहीं इसका रोल है उसमें भी। इन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम दिया उस नए प्रॉपर्टी को। तो इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज का हम डिफिनेशन क्या देते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण मैटर जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक मतलब क्या है, अट्रैक्शन, रिपल्सन, और कुछ और इफेक्ट्स हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का, लाइंस का, ये सब जो चीजें वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ेंगे हम लोग। तो
इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनेशन हम क्या देते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच द मैटर प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, तो सिंपल भाषा में एकदम क्या लिखेंगे हम कि इलेक्ट्रिक चार्ज is the fundamental property. Electric charge is the fundamental property of matter due to which matter produces electric and मैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर का वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी मैटर जो है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो एक क्लियर होगा कि साइंटिस्ट के दिमाग में इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कहां से आई? जब उन्होंने अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्सन भी देखा तो उन्होंने कहा कि अट्रैक्शन तो सिर्फ मास के कारण होता है, जैसे कि न्यूटन साहब यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में बता करके गए हैं। तो रिपल्सन क्यों हो रहा है? मतलब कुछ नया है। वो नया क्या था? इलेक्ट्रिक चार्ज था। तो इसलिए उन्होंने ये नाम दिया इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज की ये डिफिनेशन दी उन्होंने। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज था। अब बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज में और भी क्या क्या फंडामेंटल बातें होती हैं, वो हम लोग जानेंगे। नोट कर लीजिए इसको। और हमारी सारी वीडियो 20-20 मिनट 21-21 मिनट की छोटी छोटी वीडियो आएंगी। ज्यादा ही वीडियो रहेंगी और छोटी छोटी होंगी तो आप कभी भी पढ़ सकते हो उसको। लंबी लंबी वीडियो नहीं, छोटी छोटी वीडियो। मतलब क्या होगी, जल्दी जल्दी आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा एक खत्म हो गया, एक खत्म, इस तरह की फील आएगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम यहीं पे इतना ही रोकते हैं। अगले जस्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या थोड़ा सा जो फाउंडेशन बताना था ये सब चीजें करना ऐसा हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके अगले वाले वीडियो में। तो देखते रहिए, ये जो अपना चैनल है और आगे वाले वीडियो के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। अगली वीडियो जब भी आएगा आप उसको भी देखिएगा। इस तरह वीडियो सारी कंटिन्यू रहेंगी और लेक्चर सारे प्रॉपर वे में आएंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सारी चीजें कंप्लीट होंगी, कोई टेंशन नहीं। थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी से, पेशेंस से और लगन से, चॉइस और सक्सेस विल बी योर्स। एक ना एक दिन सक्सेस मिल जाएगी, बस धैर्य से काम करना है और कंसिस्टेंट रह के। ठीक है, और कुछ वो स्टेप बदलना नहीं है, नहीं तो भुगत जाइएगा। ठीक है, तो एकदम अच्छे से पढ़िए नॉर्मल तरीके से और आराम से बिंदास होकर के, खुद से ईमानदार रह के, लगन से। ओके, चलिए, थैंक यू।